जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यह पद रखता है। जैसे कि आप लोग अभी हाल ही में एग्जाम में बैठने वाले हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। एसएससी जीडी के आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। उसके बाद फिर आप लोग को पता है कि अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। फिर आप लोग को पता है कि रेलवे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद के लिए जो है कि अभी सीट वैकेंट है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग ने फिलअप किए होंगे या फिर आगे करने वाले होंगे। जैसे एलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ये सारा वैकेंसी आपका जो है कि रेलवे के अंतर्गत आने वाला है। और एसएससी जीडी जो भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोगों के बीच कुछ दिन में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यूपी पुलिस है और विभिन्न प्रकार के स्टेट एग्जाम जो है कि देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि बिहार से बिहार एसएससी है, बिहार सीजीएल है, बिहार दरोगा है। यानी कि अगर आप एक कंटिन्यूटी के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आप एक कंटिन्यू अपने आप में रख रहे होंगे या अपडेटेड रख रहे होंगे, तो आपको जो है कि कोई भी एग्जाम जो है कि उतना ज्यादा टेंशन लेने के लिए नहीं आपको जो है कि पड़ेगा। आप सिर्फ रेगुलर रहिएगा। अगर आप रेगुलर रहते हैं, अपने आप को रेगुलर कर लेते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं थोड़ा सा जो है कि अपने आप को कंटिन्यूटी से दूर रख लेते हैं, तो आपको जो है कि फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि बहुत सारा छात्र जो है कि लमसम करोड़ों छात्र रेलवे का फॉर्म जो है कि फिलअप करेंगे। और उस कंपटीशन में बताइए कि 5 से 6 हजार वैकेंसी निकल रहा है, तो समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना टफ है एग्जाम। इसीलिए आप लोग जो है कि अपने आप को एक रेगुलर मेंटेन कीजिए और रेगुलरिटी के साथ आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। और अपने आप को जितना भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट या जितना भी आप अपडेट अपने आप को रखिए, और तभी जो है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए हम लोग बिना कोई देरी किए हुए एक नए टॉपिक को आप लोगों के बीच जो कॉमन रूप से एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोग को बता दे कि जब हम संविधान पढ़ने के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या चीज लिखा गया, या कौन सा वर्णन है, या फिर कहां कहां से हम लोग लिए हैं। तो आप लोग को पता है कि मूल संविधान जब लागू हो रहा था, तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद जो है कि शामिल किए गए थे। कुल 395 अनुच्छेद जो शामिल किए गए थे, उसमें से विभिन्न प्रकार का चीज देखने के लिए मिलता है। जैसे भाग 1 के अंतर्गत आपका जो है कि राज्यों का संघ है, जो कि 1 से 4 तक पढ़ते हैं। उसी तरह से भाग 2 में नागरिकता है, जो कि हम लोग 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। उसी तरह से भाग 3 है, जो कि आपका 12 से 35 तक कवर करता है, जो कि मौलिक अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार। उसी प्रकार से भाग 4 है, जो नीति निषेध तत्व का वर्णन करता है। उसी प्रकार से भाग 4 का क है, जो कि मौलिक कर्तव्य का चर्चा करता है। उसी तरह से भाग 5 है, भाग 5 जो कि संघ का चर्चा करता है। उसी तरह से भाग 6 है, जो कि आपका राज्य की चर्चा करती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद को हम लोग एक टॉपिक के माध्यम से 10, 15, 20 जो है कि अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले हम लोग जो है कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं आज के पहले वीडियो में। इसमें तो आप लोग जो है कि इसे ध्यान से समझने का और याद करने का कोशिश कीजिएगा और सेट प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद का। तो सबसे पहले बात आता है अनुच्छेद। तो आप लोग को बता दें कि यह अनुच्छेद जो शब्द है, यह अनुच्छेद जो शब्द है, यह हम लोग जापान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? जापान से। तो याद रखिएगा, जापान एक देश है एशिया महाद्वीप का, जिसकी राजधानी टोक्यो है। आप लोग को बता दें कि ये जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं, ये जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद देखिए अलग अलग देश से लिए हैं, लेकिन अनुच्छेद शब्द जो है ये हम लोग जापान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? जापान से। अनुच्छेद शब्द लिए हैं जापान से, लेकिन विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के शर्त का वर्णन है, यह अलग अलग प्रकार का चीज देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज अलग अलग देश से लिए हैं, या 1935 के अधिनियम से लिए हैं, यह संविधान सभाओं ने इसका निर्माण किया है। तो आइए हम लोग अब बिना देरी किए हुए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हम लोग को पास देखने के लिए मिल रहा है, वह है अनुच्छेद 1। जैसे हम अनुच्छेद 1 देखते हैं, तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत के अंदर में जितना भी राज्य है, समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत के संविधान में जितना भी राज्य है, यह एक प्रकार का जो राज्य है, यह जो है कि संघ में बंधा हुआ है। किसमें बंधा हुआ है? संघ में। किसमें बंधा हुआ है? संघ में। तो आप लोग को पता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और यह जो 28 गो राज्य है, यह एक प्रकार का एकजुट मिलके एक संघ का निर्माण करता है। अर्थात जो संघ का निर्माण करता है, इस संघ को नाम पड़ा है भारत। क्या पड़ा है?
भारत। यानी भारत जो है विभिन्न प्रकार के राज्य से मिलकर एक संगठन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संघ, और संघ का नाम क्या पड़ा है, भारत। अर्थात अनुच्छेद पहला जब हम शुरू करते हैं, अनुच्छेद पहला जब शुरू करते हैं तो अनुच्छेद पहला जो है यह एक प्रकार के राज्यों का संघ है, यह एक प्रकार के राज्यों का संघ है। तो फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा कि भारत में जो 28 राज्य है, यह 28 राज्य विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से जो है कि जुड़े हुए हैं और यह जुड़कर एक संघ का निर्माण करते हैं। यानी 28 राज्य जो है यह एक प्रकार से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, संघ से बने हुए हैं। जैसे जैसे समझ लीजिए कि एक राज्य है जो कि 28 गो है और यहाँ पर संघ बैठा हुआ है। यानी कि आपको बता दे कि मान लीजिए एक फैमिली में 5 आदमी है, 5 आदमी है जिसमें से कि एक मम्मी है, एक जो है कि पिताजी हैं और जो है कि 3 बाल बच्चे हैं। तो कहने का मतलब टोटल 5 फैमिली है और पांचों फैमिली जो जुड़े हुए रहते हैं वो दादाजी से जुड़े हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब है जब दादाजी जिंदा रहते हैं तो उसके अंदर में हम लोग काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसी प्रकार से जो अपना फैमिली हम लोग मिलकर एक दादाजी के अंतर्गत काम करते हैं, उसी तरह से जितना राज्य है भारत में वह किसके अंतर्गत काम करता है, संघ के अंतर्गत। तो याद रखिएगा कि भारत एक प्रकार का राज्यों का क्या है, संघ है। भारत एक प्रकार का राज्यों का क्या है, संघ है। और इसी का चर्चा जो मिलता है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत एक प्रकार का राज्यों का क्या है, संघ है। अब अनुच्छेद 1 हाल ही में चर्चा में रहा था। अनुच्छेद 1 इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि वहां पर हम लोग को 2 शब्द देखने के लिए मिल रहा था, एक मिल रहा था भारत, एक मिल रहा था हिंदुस्तान, एक मिल रहा था हिंदुस्तान। तो हाल ही में राजनेताओं के द्वारा बोला गया कि हिंदुस्तान जो है कि नाम मत पुकारिए, हिंदुस्तान नाम मत पुकारिए, क्योंकि हिंदुस्तान नाम जो है मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया है। किसने दिया है, मुस्लिम इतिहासकारों ने। और यही हिंदुस्तान शब्द की चर्चा हमारा संविधान कहीं नहीं करता है। हमारा जो संविधान है 250-51 पेज का, तो उसमें से कहीं भी हिंदुस्तान शब्द की चर्चा नहीं करती है। यह सिर्फ किसका चर्चा करता है, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया। कहने का मतलब है कि हमारा संविधान में देश का नाम सिर्फ 2 है, एक भारत है, एक इंडिया है, एक भारत है, एक इंडिया है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो संवैधानिक नाम है, भारत का जो संवैधानिक नाम है वो यही है 2, एक भारत एक इंडिया, एक भारत एक इंडिया। और यह जो संवैधानिक नाम मिलता है सिर्फ अनुच्छेद 1 में, सिर्फ अनुच्छेद 1 में। तो याद रखिएगा कि भारत का संवैधानिक नाम अर्थात संविधान ने जो नाम दिया है हमारे देश को वह दिया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। तो याद रखिएगा भारत एक प्रकार के राज्यों का संघ है और यह एक प्रकार के संघ से जुड़ा हुआ है और कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य अलग इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वह एक प्रकार का किससे बना है, संघ से। तो इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि जब तक दादाजी जिंदा है तब तक हमारे पिताजी या चाचाजी अलग नहीं हो सकते, उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि भारत एक प्रकार के राज्यों का संघ है जो कि किससे बना हुआ है, साम्राज्य संघ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संघ से। तो याद रखिएगा 1-2 चीज अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, वह किस अनुच्छेद में, 1 में। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि भारत का जो संवैधानिक नाम मिलता है, 2 संवैधानिक नाम मिलता है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 1 करती है, जो कि आपका एक भारत एक इंडिया, एक भारत एक इंडिया। कहीं भी हमारा संविधान हिंदुस्तान की चर्चा नहीं करती है। तो याद रखिएगा कि हमारा संवैधानिक नाम जो भारत का है, इंडिया अर्थात भारत, वह कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में। किसमें है, अनुच्छेद 1 में। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 1, तो आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए दूसरा अनुच्छेद है नए राज्य या क्षेत्रों का प्रवेश। आप लोग को बता दे कि भारत में वर्तमान में टोटल 28 राज्य है, टोटल 28 राज्य है। अगर भारत के अंदर में कोई नया राज्य बन रहा है किसी दूसरे देश से काटकर, जैसे नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है, अगर नेपाल से कोई क्षेत्र काटकर भारत में मिलाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि एक नया राज्य बन रहा है या एक नया क्षेत्र बन रहा है, एक नया राज्य बन रहा है या एक नया क्षेत्र बन रहा है और उसका क्या हो रहा है, प्रवेश। क्या हो रहा है, प्रवेश। अब मान लीजिए कि अगर एक भारत देश है, इसमें से अगर कोई नया राज्य या कोई नया क्षेत्र का जब प्रवेश कराएंगे, अगर मान लीजिए पहले से यहाँ पर ऑलरेडी अंदर में कोई चीज है तो उसको प्रवेश कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रवेश शब्द का अगर हम देखते हैं, प्रवेश इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रवेश जो करता है वह बाहर से कोई चीज करता है। कहां से करता है, बाहर से।
तो अनुच्छेद 2 सिर्फ यही कहता है कि भारत के अंदर में अगर कोई नया राज्य या नया क्षेत्र का जो प्रवेश अगर कराना रहेगा तो यह हमारी संसद करेगी। किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए? 2 का। कौन सा अनुच्छेद? 2। देखिएगा 2 और 3 बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार में आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य को पुनर्गठित करके, देखिए दोनों बहुत अंतर है, समझिएगा आराम से। किसी राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण या सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। तो समझिएगा अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 कहता है, याद रखिएगा, 2 कहता है किसी नए राज्य या क्षेत्र का प्रवेश। प्रवेश का मतलब किसी बाहर से प्रवेश। वहीं अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर में जो पहले से राज्य है, भारत के अंदर में जो पहले से राज्य है, जैसे आपको पता होगा कि भारत का एक राज्य था पहले आंध्र प्रदेश। मान लीजिए आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को काटकर एक नया राज्य बना दिया गया तेलंगाना, एक नया राज्य बना दिया गया तेलंगाना। इसका मतलब जो ये तेलंगाना राज्य एक नया बना, यह कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करके बनाया गया होगा? अनुच्छेद 3। किसका प्रयोग? अनुच्छेद 3। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर भारत के अंदर में पहले से एक राज्य है, इसे पुनर्गठित करके या तोड़ के एक नया राज्य जब बनेगा, तो एक नया राज्य जब बनेगा तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई नेपाल का हिस्सा जब भारत में प्रवेश कराएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। तो आप लोग 2 और 3 को ध्यान में रखिएगा। 2 के तहत विदेश से कोई चीज लाएंगे भारत में, और अनुच्छेद 3 के तहत भारत में ही अगर कोई राज्य है तो उसके नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, और उसे काट कर एक नया राज्य के रूप में अगर बनाएंगे, जैसे तेलंगाना बना, या फिर आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जब उसे काट कर 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो अर्थात हम उसके क्षेत्र में परिवर्तन किए और उसको पुनर्गठित करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में किए। तो इसका मतलब किस अनुच्छेद का प्रयोग किए होंगे? अनुच्छेद 3 का, अनुच्छेद 3। उसी तरह से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किए होंगे तो अनुच्छेद 3। उसी तरह से बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो कौन सा अनुच्छेद प्रयोग किए होंगे? अनुच्छेद 3। उसी तरह से आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़ 2000 में, तो कौन अनुच्छेद का प्रयोग किए होंगे? 3 का। तो ये आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से आप लोग को पता है कि 16वां संविधान संशोधन जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 16वां संविधान संशोधन जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था भूमि हस्तांतरण के फलस्वरूप। तो इसका मतलब उसमें प्रयोग हुआ होगा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, क्योंकि उसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का हम लोग क्या करवा रहे हैं? प्रवेश करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? प्रवेश। तो इसका मतलब है कि कोई नया राज्य या क्षेत्र का जब प्रवेश कराएंगे तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। अगर किसी राज्य को पुनर्गठित करके, यानी पहले से एक राज्य है उसको तोड़ के नया राज्य बनाएंगे तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। या फिर नाम रखेंगे कोई अलग नाम या सीमा परिवर्तन करेंगे तो ये अनुच्छेद 3। तो 2 3 क्लियर हो गया, 1 भी क्लियर हो गया। ये आते हैं 5 पे। देखिए अनुच्छेद 4 भी हम लोग पढ़ सकते थे, अनुच्छेद 4 भी पढ़ सकते थे, लेकिन अनुच्छेद 4 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा बता देते हैं। अनुच्छेद 4 सिर्फ इतना सा बात की चर्चा करती है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो जो परिवर्तन होंगे ना, उसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, उसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन? तेलंगाना। इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ा। इसके लिए संविधान संशोधन पढ़ते हैं हम लोग? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो जो परिवर्तन हुए हैं या इसके तहत होते हैं उसे संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, उसे संविधान संशोधन नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको 2-3 याद रखना पड़ेगा। आइए अब आते हैं अनुच्छेद 5 पे। अनुच्छेद 5 तो आप लोग को बता दें, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो मेन अनुच्छेद है उसको हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के अंदर में नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या शर्तें हैं, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है किस अनुच्छेद में? 5 में। तो आप लोग देख रहे हैं नागरिकता, यानी कि भारत के अंदर में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 शर्तें हैं। नागरिकता प्राप्त यानी सिटीजनशिप प्राप्त करने की कुल 5 शर्तें हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हुए देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, उसके बाद आपका जो कि देश परंपरा के आधार पर, या फिर आपका जन्म के आधार पर। तो ये सारा जो आपका 5 प्रकार का जो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 देखिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। उसमें से पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, यह नागरिकता प्राप्त करने की शर्त की चर्चा करती है। किसका चर्चा करती है? शर्त की चर्चा करती है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा।
आइए अब उसके बाद अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 6 और 7 इसको एक में लेके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 6 और 7 जैसे अनुच्छेद 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण था, एक दूसरे से रिलेट था, उसी तरह से अनुच्छेद 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहां पर अनुच्छेद 6 और 7 में दो डेट देखने के लिए मिलता है, ये डेट एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगर आप एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर मेंस का देखिएगा तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 6 के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से जो भारत आए उसे हम लोग नागरिकता कैसे देंगे, उसके लिए क्या प्रावधान होगा, इसकी चर्चा करती है अनुच्छेद 6। आप लोग को बता दें कि भारत जो आजाद हुआ था वह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वह 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ये चीज। तो कहने का मतलब है कि उस समय जो अखंड भारत हुआ करते थे, उस समय जो अखंड भारत हुआ करते थे, यानी पाकिस्तान का एरिया और भारत का एरिया दोनों मिला हुआ था, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में भी भारत का व्यक्ति जाके घूम फिर सकता था, रह सकता था, और वहां का व्यक्ति भी आके यहां पर आ सकता था, क्योंकि वहां पर उसमें मिली जुली सरकार चल रही थी, कोई अलग बात नहीं थी। तो समझिएगा, तो जब आजाद हो गया, यानी जब देश विभाजन हो गया, तो उस समय बोला गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जा सकते हैं। भारत सरकार ने घोषणा किया कि जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में हैं अभी वर्तमान में, अगर उनको लगता है कि हम पाकिस्तान में जाकर बस जाएं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, और उधर वाले व्यक्ति को जिनको लगता है कि आप इधर आके बस सकते हैं, आप भी इधर आके बस सकते हैं, कोई रोक चेक नहीं है। तो समझिएगा, तो उसी दरम्यान में 19 जुलाई 1948 यानी देश की आजादी के कुछ दिन बाद, देश की आजादी के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति इधर चल गया, कोई व्यक्ति इधर चल गया, यानी कि सब अपना अपना जहां सेटल करने का था वहां सेटल हो गया। लेकिन भारत सरकार ने देखा कि अब इसके लिए कुछ एक नया प्रावधान लागू होना चाहिए, जो कि अब आदमी अस्थिर रूप से अपने जगह बस जाए। तो उन्होंने कहा, भारत सरकार ने कहा, या गृह मंत्रालय ने कहा कि 19 जुलाई 1948 एक डेट फिक्स रखा और कहा कि इसके बाद जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे उसके लिए अब हम कुछ कंडीशन रखेंगे, जो है कि उसके लिए कुछ शर्त रखेंगे नागरिकता प्रदान करने के लिए। तो समझिएगा, अनुच्छेद 6 सिर्फ इतना सा कहता है कि 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद पाकिस्तान से में जो जाके व्यक्ति बस गए थे, अगर वह पुनः भारत में आना चाहते हैं तो उसके लिए जो नागरिकता प्रदान कर देंगे वह किस अनुच्छेद के तहत? 6 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 6 के तहत। तो ध्यान से रखिएगा अनुच्छेद 6। अब इसी तरह से अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 है, या इसमें डेट याद रखिएगा 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, पुनः पाकिस्तान से कहां आ गया? भारत। तो वैसे व्यक्ति को खोज के जो नागरिकता प्रदान करेंगे वह किस अनुच्छेद के तहत? 7 के तहत। तो दो क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से सीधे भारत आ रहा है, तो उसको नागरिकता किसके तहत? 6 के तहत। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से सीधे भारत आ रहा है, यानी एक स्टेप का यूज हो रहा है, तो उसको कौन अनुच्छेद देंगे? 6। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले इंडिया में था, इंडिया से पुनः पाकिस्तान चल गया, पाकिस्तान से पुनः कहां आ गया? भारत। यानी यहाँ पर दो स्टेप हमको देखने के लिए मिल रहा है। पहले व्यक्ति इंडिया में था, इंडिया से पाकिस्तान चल गया, पाकिस्तान से पुनः कहां आ गया? इंडिया। तो जब ये ऐसा व्यक्ति को खोज के नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत देंगे? 7। तो अनुच्छेद 6 और 7 आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 6। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो व्यक्ति पहले भारत में थे, भारत से पाकिस्तान चल गए, पाकिस्तान से पुनः भारत आए, तो यानी दो स्टेप का जब मसला रहेगा यहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7। अब देखिएगा अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये डेट याद रखने का कुछ दिमाग लगाते हैं। तो देखिएगा अनुच्छेद 6 देखिए कट जाता है अनुच्छेद 48 से, यानी कि ये 48 इकाई डिजिट कट जाता है किससे? अनुच्छेद 6 से, यानी 6 8 48, यानी अनुच्छेद 6 में 1948 याद रखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या याद रखेंगे? 1948, यानी 19 जुलाई 1948 अनुच्छेद 6 कवर करेगा। अनुच्छेद 7 कवर करेगा 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947, यानी एगो 6 रहेगा कटने वाला, एगो 7 रहेगा जो है कि नहीं कटने वाला, यानी 7 से 7 पकड़ लेना इकाई डिजिट, 7 से 7, इधर 6 8 48, ध्यान से रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 देखिएगा कि भारत के अंदर में जैसे कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार है
कि हम अपने देश का नागरिकता त्याग कर सकते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारा संविधान या हमारा संसद कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने देश की नागरिकता त्याग करके आप कनाडा का नागरिकता जो है कि जाके ले सकते हैं। जैसे अभी आप लोग को पता होगा कि भारत के एक अभिनेता हैं अक्षय कुमार, अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार को नागरिकता कनाडा का है। कहां का है? कनाडा का है। इसका मतलब है कि वह जो है कि किस अनुच्छेद का प्रयोग करके नागरिकता त्यागे हैं? तो अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि भारतीय नागरिकता जो है कि आप क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना सकते हैं। ऐसा अधिकार आपके पास है। जैसे आप लोग को पता होगा आलिया भट्ट, आलिया भट्ट भी एक अभिनेत्री है जो कि इंडिया का नागरिकता उन्हें प्राप्त नहीं है, उससे ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त है, ब्रिटेन का नागरिकता प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 9 सिर्फ इतना कहता है कि भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है और दूसरे देश की नागरिकता को क्या कर सकता है? अपना सकता है। दूसरे देश की नागरिकता को क्या कर सकता है? अपना सकता है। ऐसा अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9। किसमें है? अनुच्छेद 9 में। तो आप ये चीज ध्यान से रखिएगा कि भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं और दूसरे देश की नागरिकता को अपना सकते हैं। ऐसा प्रावधान किसमें है? 9 में। किसमें है? 9 में। अब आइए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नागरिकता से संबंधित 4 अनुच्छेद याद रखिएगा। एक 5 यानी नागरिकता देने का शर्त, उसके बाद अनुच्छेद 6 और 7, उसके बाद फिर याद रखिएगा अनुच्छेद 9 और 11। 11 तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 11 पे। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। यानी कि भारत के अंदर में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद है और संसद को ही यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से आ रहा है भारत यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उसे कैसे नागरिकता देना है, नहीं देना है, उसके प्रति जो एक्शन लेने का काम करेगी वो कौन करेगी? संसद। और यहीं पर अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपना नागरिकता त्याग कर रहा है तो आखिर त्याग करने का कारण क्या है, उसके प्रति जो प्रोसेस जो करेगा, सब काम जो करेगा वो कौन करेगी? संसद। कौन करेगी? संसद। अर्थात हम बोल सकते हैं कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था भारत में कौन सी है? संसद। और नागरिकता संबंधी कानून भी कौन बनाती है? संसद। कौन बनाती है? संसद। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के अंदर में नागरिकता प्राप्त करने का क्या क्या शर्त है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से सीधा कहां? भारत। पाकिस्तान से सीधा भारत। पाकिस्तान से सीधा भारत आएगा तो अनुच्छेद 6। वहीं अगर कोई व्यक्ति पहले भारत में था, भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से पुनः भारत आया, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7। उसके बाद अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत के अंदर में कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग सकता है तथा दूसरे देश की नागरिकता को अपना सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 9 में है। उसके बाद जैसे आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर एक त्याग शब्द का चर्चा है। त्याग का मतलब होता है उसको छोड़कर चल जाना। जैसे आप लोग याद करते होंगे कि पहले हम लोग 8 क्लास तक गांव में पढ़ते थे और 8 के बाद हम लोग 9 चल जाते थे, थोड़ा सा हाई स्कूल में चल जाते थे, थोड़ा सा जो है कि लेवल वाले स्कूल में जाते थे। इसका मतलब 8 तक का जो स्कूल कहलाता था वो मिडिल स्कूल कहलाता था। हम लोग मिडिल स्कूल को त्याग करके अब कहां जा रहे हैं? 9 में। इन 9 में जाने के लिए हम लोग त्याग कर रहे हैं। अर्थात जब त्याग शब्द को मिलेगा तो क्या टिक करेंगे? 9। त्याग मिलेगा तो क्या करेंगे? 9। उसके बाद अनुच्छेद 11 आप लोग को बता दिए कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? संसद। यानी नागरिकता कैसे देना है या फिर भारत की नागरिकता को कैसे त्याग करवा के दूसरे देश जाएगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 11। अब आइए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो आप लोग को पता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर हम लोग भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को देखते हैं। तो मौलिक अधिकार का शुरुआत जो होता है अनुच्छेद 12 से होता है। अनुच्छेद 12 से जो शुरुआत होता है उसमें से अनुच्छेद 12 यह कहता है कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इसका आगे हम लोग को कैसा प्रावधान मिलने वाला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अर्थात मौलिक अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 12। यानी आप लोग को पता होगा कि मौलिक अधिकार जो है वह 12 से लेकर 35 तक है और 12 जो है यह सिर्फ परिभाषा दे रहे हैं मौलिक अधिकार का। यानी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 12 से, हम लोग इसमें आपका जो है कि मौलिक अधिकार का क्या देखने वाले हैं? परिभाषा। क्या देखने वाले हैं? परिभाषा। और आप लोग को पता है कि मौलिक अधिकार जो लिए हैं ये लिए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। देखिएगा, ओ से अधिकार, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका और ओ तरह ही 3 लिखते हैं। यानी भाग किसमें? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। यानी ओ से ही आपका काम बन जाएगा। तो मौलिक अधिकार अधिकार यानी ओ से यानी अमेरिका,
अमेरिका जो लिखते हैं ऐसे करके और लिखते हैं 3 तरह, यानी भाग 3 में है। तो ये सब ध्यान से रखिएगा आप लोग। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार का परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 12 में। इसी प्रकार से जब भाग 4 हम लोग पढ़ेंगे, यानी 36 से जब 51 पढ़ने लगेंगे भाग 4, तो आप लोग को नीति तत्व की जो परिभाषा मिलेगा वो किस में मिलेगा? 36 में। किस में मिलेगा? 36 में। जैसे मौलिक अधिकार हम लोग 12 से 35 तक पढ़ रहे हैं, तो उसका जो पहला अनुच्छेद 12 है वो परिभाषा चर्चा कर रहा है। उसी प्रकार से जब नीति निर्देशक तत्व तो डीपीएसपी पढ़ने लगेंगे, तो उसमें जो पहला अनुच्छेद देखने के लिए मिलेगा 36 मिलेगा, और उसमें से डीपीएसपी की जो चर्चा मिलेगी वो अनुच्छेद 36 में। तो ये सब चीज समझिएगा, यानी 12 में मौलिक अधिकार का परिभाषा और 36 में आपका डीपीएसपी का परिभाषा। ये आगे का बात है, तो आगे आप लोग को फिर से दोबारा बताया जाएगा, तो समझिएगा। मौलिक अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। अब आइए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि जब हमारा संविधान बना नहीं था, यह प्रोसेस में था, आप लोग को पता है कि संविधान सभा का जो बैठक शुरू हुआ है वह 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की बैठक की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ है। यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले तक अंतिम बैठक हुआ था, जिसे हम लोग 24 जनवरी 1950 के रूप में जानते हैं अंतिम बैठक, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यह होने से पहले जो कानून भारत में बना था, उस कानून को जो बना था, जो मौलिक अधिकार को जो है कि प्रोत्साहित करता है या उसे प्रोत्साहन देता है या अधिक से अधिक अधिकार देता है, जौन सा टॉपिक, उसे जो है कि संसद खत्म नहीं कर सकती है। कहने का मतलब, जैसे आप लोग को पता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसी न किसी तरह से आम आदमी को अधिकार देने का काम करती है हमारा संविधान। तो वही चीज कहता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है कि किसी भी तरह का इसमें कमी भारत सरकार नहीं ला सकती है। अगर ला सकती है वो, तो हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं कि देखिए हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, या फिर संसद जो है कि मौलिक अधिकार में कमी कर रहा है। तो ऐसा चीज जो हमको अधिकार दिया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत? 13 के तहत। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? संरक्षण। क्या हो रहा है? संरक्षण। यानी कि 12 से लेकर 35 तक, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वैसा काम भारत सरकार नहीं कर सकती है जिससे कि मौलिक अधिकार का हनन हो या मौलिक अधिकार में कमी हो। अगर ऐसा कमी होता है या फिर हमें एहसास होता है कि भारत सरकार मेरे प्रति जो है कि एक प्रकार का जो है कि आपका विपरीत काम कर रही है, जिससे कि मौलिक अधिकार कम हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और कौन अनुच्छेद के उसमें हानि होगा? अनुच्छेद 13 में। और वहां से जब आप पहुंच जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, वहां से जब एक्शन लेगी आपका सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, तो वह अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। तो देखिएगा, हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जाएंगे, लेकिन 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, 5 प्रकार का रिट जारी करेगी कि भाई इसका मौलिक अधिकार का हनन क्यों किए या नहीं किए। लेकिन अगर संविधान का बात करते हैं, संविधान में जो भी मौलिक अधिकार है उसमें कमी नहीं ला सकती है, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 13 में। अर्थात मौलिक अधिकार को संरक्षित जो किया गया है किस अनुच्छेद में? 13 में। किस अनुच्छेद में? 13 में। आइए उसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 जो है यह एक प्रकार के विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, यानी भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, भारत सरकार या हमारे देश के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के लिए कानून जो है कैसा है? समान है। सभी के लिए कानून कैसा है? समान है। लेकिन यहां पर आपको हम रोकने का प्रयास करेंगे। रोकने का प्रयास इसलिए करेंगे कि भारत के अंदर में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं या कुछ ऐसे पद पर व्यक्ति बैठते हैं जिसके लिए आपका समान नियम नहीं लागू होता है। जैसे भारत के अंदर में राष्ट्रपति है, यानी हम एक आम नागरिक हैं, हमें जो अधिकार प्राप्त है वह भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद पर बैठे व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अर्थात हम लोग को कुछ ऐसा अधिकार प्राप्त है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, या राष्ट्रपति को प्राप्त है तो हमें नहीं है। अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं आपका विधि के समक्ष समानता को दर्शाया नहीं जा रहा है। लेकिन एक अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 14, कि विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि भारत के अंदर में जितने भी व्यक्ति हैं ना, सबके लिए एक समान कानून है ना, कहता है सबके लिए एक समान कानून है। लेकिन नहीं, अनुच्छेद
14 यह भी कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार तो है, यहाँ के व्यक्ति को है, लेकिन भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संसद या केंद्र मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उन लोगों के लिए जो है कि विधि के समक्ष समानता में कुछ फर्क देखने के लिए मिलता है, यानी उसे कुछ प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त है तो हमें नहीं है, कुछ मामलों में हमें विशेष अधिकार प्राप्त है तो उन्हें नहीं है। अर्थात एक प्रकार से कानून का समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ व्यक्ति के मामले में समानता का अधिकार का पालन नहीं है। तो याद रखिएगा, अपवाद में आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद सदस्य है, या फिर आपका केंद्र मंत्रिमंडल का सदस्य है, राज्यपाल है, ये सब याद रखिएगा। और यह अनुच्छेद जो लिए हैं, यह अनुच्छेद हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कौन किस देश से लिए? अमेरिका से। आप लोग को याद होगा कि कानून के समान संरक्षण होना चाहिए, यह चीज हम लोग अमेरिका के संविधान से। जैसे 3 चीज आप लोग पढ़ते हैं, कानून की निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए हैं, यानी कानून का निर्माण कैसे होगा, नहीं होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, यह हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। और कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग ने देखे अनुच्छेद 14 में, ये कहां से लिए हैं? अमेरिका से। एक होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो जापान से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, और विधि या कानून का समान संरक्षण या समानता होना चाहिए कहां से लिए? अमेरिका से। तो अनुच्छेद 14 आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ का विधि जितना है, कानून जितना है, जो हमारा संविधान देता है, यह सभी व्यक्ति के लिए समान है, लेकिन कुछ मामलों में समानता नहीं है। तो भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रिमंडल सदस्य के लिए कुछ अलग जो है कि आपको देखने के लिए मिलता है। आइए आगे, अनुच्छेद 15, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका 12, 13 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तो और बेटर रहेगा आगे दिन के लिए। तो देखिएगा अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म, मूल स्थान, लिंग भेदभाव या कोई अलग जाति से है आप। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत में प्राचीन समय से भेदभाव देखने के लिए मिलता है। अगर कोई छोटा जाति से है तो वह बड़ा जाति के यहाँ जाते थे तो उसे घर के अंदर नहीं प्रवेश दिया जाता था, उसे बाहर में ही रखा जाता था। यह आप लोग को पता होगा कि कोई बढ़िया मंदिर या बड़ा मंदिर जाइएगा तो छोटे जात के लोगों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं रहती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर में अगर कोई भी व्यक्ति, किसी का जन्म किसी भी कुल में हुआ है या कहीं पर हुआ है तो उसे समान संरक्षण दिया जाए, इसके लिए उसे भेदभाव के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे कुल में हुआ है, या उसका मूल स्थान किसी दूसरे जगह से जन्म होके आया है, या फिर वो लिंग यानी कहने का मतलब मेल फीमेल रहे, या कोई भी उसमें से रहे आपका जो है कि जेंडर, तो उसके प्रति जो है कि किसी प्रकार का भेदभाव हमें देखने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि समाज में एक प्रकार की असमानता की भावना फैलती है और एक प्रकार के दुष्परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो है कि आपका जन्म, मूल स्थान, लिंग भेदभाव या किसी भी जाति से है, इसे हम लोग को ब्रेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रेक। तो याद रखिएगा, जन्म, मूल स्थान, लिंग भेदभाव या जाति में जो है कि एक प्रकार से आपको भेदभाव को जो खत्म कर रहा है वह कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में एक मंदिर है, केरल के जो अंदर में एक मंदिर है जिसका नाम है भगवान अयप्पा का मंदिर। भगवान अयप्पा के मंदिर वहां पर भी है, और वहां पर भी एक और मंदिर है सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला का मंदिर जो है वहां पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। अच्छा आप ही लोग बताइए, वहां पर महिलाओं को प्रवेश देने के लिए नहीं वहां पर अलाउ है वहां के लोकल आदमी के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से अनुच्छेद 15 का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है लिंग को, भेदभाव को हम लोग को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। इसका मतलब वहां लिंग को देखते हुए वहां पर प्रवेश दिया जा रहा है, महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर ब्रेक करना चाहिए, उस नियम को हटाना चाहिए। अनुच्छेद 15 का इसी तरह से आप लोग पालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि नियोजन में समान अवसर का जो है कि प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे नियोजन, एक शब्द देखने के लिए मिल रहा है नियोजन। जैसे अभी आप लोग को पता होगा कि अभी एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट का निकला हुआ है, अर्थात वो नियुक्ति के लिए हुआ है, यानी वहां पर व्यक्ति को चयन प्रक्रिया के तहत चयन करके उसे जो है कि पद स्थापित किया जाएगा, या उसे जो है कि एक नया पद या फिर एक जॉब दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा नियोजन में समान अवसर मिलना चाहिए सबको, नियोजन में समान अवसर। जैसे हम किसी भी धर्म जाति से हैं तो हमें भी वहां पर एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी उस पद पर बैठने के लिए जो है कि हमें भी जो है कि वो चाहिए एलिजिबल, तो हम वहां पर जाके बैठ जाएंगे, हम भी जॉब कर सकते हैं, हम भी देश को डेवलप में हिस्सा ले सकते हैं। तो समझिएगा,
तो यह अनुच्छेद 16 कहता है कि नियोजन में सबको क्या मिलना चाहिए, समान अवसर, समान अवसर। अब समान अवसर यहां पर नहीं मिलता है। हमारा देश का संविधान जो है अनुच्छेद 16 कहता है नियोजन में समान अवसर सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान यह भी कहता है कि इसमें से कुछ अपवाद कैटेगरी को भी रखा गया है, इसमें से कुछ अपवाद कैटेगरी को भी रखा गया है। जैसे आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा कि अगर कोई ओबीसी में आते होंगे, तो इसको भी 27% का आरक्षण दिया गया है। ओबीसी में आते होंगे, उसके बाद कोई एससी में आते होंगे, कोई एसटी में आते होंगे। अभी आप लोग को पता है एक नया कैटेगरी आ गया है ईडब्ल्यूएस, एक नया कैटेगरी आ गया है ईडब्ल्यूएस, यानी एक प्रकार से बताइए ईडब्ल्यूएस को एकदम कैटेगराइज कर दिया गया है। ओबीसी को अलग से रखा गया है, एससी को अलग से रखा गया है, एसटी को अलग से रखा गया है। बताइए यहाँ पर समान सबको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर समान सबको नहीं मिल रहा है। अगर समान मिलता तो उसे सबको जनरल में रख देता, समान मिलता सबको जनरल में रख देता। यहाँ पर लेकिन संविधान संशोधन करके विभिन्न प्रकार के कैटेगरी को अलग अलग परसेंट का आरक्षण दिया गया, क्योंकि जो कैटेगरी में जो थोड़ा सा लो लेवल के आदमी है उसे ऊपर उठने का मौका मिलेगा, उसे ऊपर उठने का मौका मिलेगा। इसीलिए जो है कि उसे अलग अलग से जो है कि आरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन मिल रहा है अवसर सभी कैटेगरी के लोगों को, मिल रहा है अवसर सभी कैटेगरी के लोगों को। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 कहता है नियोजन में समान अवसर मिलना चाहिए सभी व्यक्ति को, लेकिन इसका अपवाद है ओबीसी, एससी, एसटी और जो है कि ईडब्ल्यूएस, जो कि अभी आरक्षण के तहत जनरल में 10% आरक्षण दिया गया है। आप लोग को पता होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके तहत 10% आरक्षण दिया गया 103 संविधान संशोधन के तहत, जो कि हाल ही में भारत की संसद के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा नियोजन में समान अवसर अनुच्छेद 16। अब भैया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, फिर वो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। यानी आप लोगों को पता होगा कि छोटे छोटे व्यक्ति जो है कि बड़े व्यक्ति से दूर रह के बैठते थे, या फिर उससे जो है कि हीन भावना रखते थे कि भाई वो जनरल कैटेगरी से है या फिर बड़ा आदमी है, हम छोटे आदमी है तो उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए या फिर वहां पर नहीं बैठना चाहिए। तो यानी एक प्रकार से छुआछूत की भावना को जो खत्म कर रहा है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत खत्म कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसी को दूसरे नाम में कहते हैं छुआछूत का अंत। तो ये अनुच्छेद 17 हो गया। अब आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, आप लोग आराम से रिवाइज कीजिएगा। तो अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और इसी में इसका संवैधानिक नाम भी मिलता है, और यह एक प्रकार से किससे बना हुआ है, संघ से। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का भारत में प्रवेश, नए राज्य या क्षेत्र का भारत में प्रवेश, अर्थात दूसरे देश से जो प्रवेश करेगा या किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 3 किसी पहले से जो राज्य बना हुआ है उसे पुनर्गठित करके या तोड़ के जब एक नया राज्य बनाएगा तो कौन सा अनुच्छेद प्रयोग करेंगे, 3, या फिर उसके नाम सीमा में परिवर्तन भी 3। अनुच्छेद 5 नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं कि भारत में 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये पंजीकरण के माध्यम से मिलेगा, जितना भी शर्त है वो अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से सीधा भारत, पाकिस्तान से सीधा भारत, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से सीधा भारत, अनुच्छेद 6। लेकिन पहले भारत में था, पुनः पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से पुनः भारत आया, ऐसा 7, ऐसा 7। आइए अनुच्छेद 9 भारत नागरिकता जो त्याग कर सकते हैं या दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, किस अनुच्छेद 9। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी, संसद, कौन बनाएगी, संसद, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत आ रहा है या फिर भारत से बाहर जा रहा है तो उसका जो प्रोसेस करने का काम करेगी वो संसद करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है, मौलिक अधिकार को क्या किया गया है, परिभाषित। आप लोग को पता है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का जो शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 12 से, जिसमें की परिभाषा देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। और मौलिक अधिकार कहां से लिए, अमेरिका से, और किस भाग में है, भाग 3 में। उसके बाद भाग अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकार को क्या करेंगे, संरक्षण, यानी पहले से जो भी मौलिक अधिकार संबंधी कानून था उस कानून को जो कि चलते रहना चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जन्म, मूलस्थान, लिंग भेदभाव, जाति पर रोक। अनुच्छेद 16 नियोजन में समान अवसर, नियोजन में समान अवसर, और अपवाद में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग एक बार 2 बार जरूर इसे देखिएगा, और पक्का बता देते हैं कि एक क्वेश्चन
यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और अनुच्छेद 17 तक पढ़े हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक जो है कि पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है कि अपना सेट प्रैक्टिस जो भी है आप लोग लगाइए, और पक्का भरोसा दिलाते हैं कि आपको इसी तरह का क्लास मिलेगा और ग्रुप डिस्कशन भी मिलेगा। तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा, और जहां भी आपको कमी लगे या जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका जवाब हम लोग जरूर देंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।